और बड़ी खबर इस वक्त, संसद विशेष सत्र आज से। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र, 8 विधेयकों पर होगी चर्चा, विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। तो बड़ी खबर इस वक्त, संसद विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद का 5 दिवसीय ये विशेष सत्र होगा। 8 विधेयकों पर होगी खास चर्चा, विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। तो संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र है। 8 विधेयकों पर चर्चा होगी, विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। First day, there will be discussion in the old parliament on that is on 18th tomorrow. That is existing building. Parliamentary journey of 75 years starting from Samvidhan Sabha, achievement, experiment, experiences, memories and the learning, and entire day there will be discussion in the both the houses separately. Next day there will be photo session in the existing parliament building, and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that, we are going to enter new parliament. First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. These are the things which we have briefed in the all party floor leaders meeting, and we have sought their cooperation. Everybody has assured their cooperation, and I am quite hopeful, and I have also appealed, Manya Rajnath Singh ji has also appealed to the all parties for their cooperation to run the house smoothly. इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथी विनीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, किस तरह का रहेगा इस सत्र, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विशेष सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी, और पूरे दिन आज, जैसे कि जानकारी में हमें मिली है कि आज पूरे दिन जो संविधान और भारतीय लोकतंत्र का विकास रहा है, 75 साल के जो भारतीय लोकतंत्र का विकास रहा है उस पर चर्चा होगी। तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से भी इसमें कहा जाएगा कि आखिरकार जो 75 साल बीते हैं उसमें भारतीय लोकतंत्र में कैसा रहा है, कितनी तरह मजबूती मिली है, इसको लेकर के चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब चर्चा होगी तो संविधान सभा के निर्माण को लेकर के भी चर्चा होगी कि संविधान सभा में आखिरकार किस तरह से निर्माण हुआ। इसके बाद जो है कल जो है जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, कल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में जाया जाएगा, और अभी तक का जो बिजनेस है उसमें 4 बिल जो है वो लाए जाएंगे। लेकिन ये जो बिल है वो रेगुलर बिल है, जिनको पास करवाने में सरकार के पास बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का यह सेशन जो है वो अब रखा गया है, और अगर इन जो मौजूदा बिल के बारे में बात करें तो उसके अतिरिक्त भी सरकार के पास कम से कम 2 दिन का समय बचता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री माध्यम से कुछ और बिल जो है वो ला सकती है और इंट्रोड्यूस कर सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने कई लोगों से बात की, राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों से भी बात की, सरकार के मंत्रियों से भी हमने बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित तौर पर यहां पर सरप्राइज को लेकर के भी कुछ जो चीजें हैं वो आएंगी। तो निश्चित तौर पर जब ये अब सदन में शुरू होगा, सत्र में शुरू होगा, और हमें तब शुरुआती दिनों में 1-2 दिन जो पहला जो दिन होगा वो
वो संविधान की यात्रा, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा पर चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे दिन शिफ्ट होने पर कि नए पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो शिफ्ट होंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें जो ऑफिसेज हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर ऑफिसेज होते हैं केंद्रीय मंत्रियों को, वो दे दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है जब तीसरा दिन आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार जो है कोई बड़ा बिल जो है वो ला सकती है, जिस पर सरकार जो है वो चर्चा कर सकती है। और जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर या इस विशेष सत्र में सरकार जो है वो उस नए बिल पर चर्चा में होगी। कई लोग जो है वो कई तरह के कयास लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसे महिला आरक्षण से लेकर के जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है उनका मानना है कि यूसीसी पर सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन अभी भी यह जो है वो कयास ही लगाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मोदी सरकार ऐसा कौन सा बिल जो है वो लाती है जिसके लिए मोदी सरकार ने स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया है। चलिए बिल्कुल विनीत, एक चीज जानना चाहेंगे, 8 विधेयकों पर चर्चा होने वाली है, बिल भी पेश होगा। अपोजिशन की तैयारी किस तरह की है? क्या किसी अपोजिशन के लीडर से बात हुई कि वो किस तरह से इसको डील करेंगे? जी निश्चित तौर पर कल हमारे विपक्ष के कई नेताओं से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था। एक बड़ी बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसदों का निलंबन है, चाहे हम राघव चड्ढा की बात करें उनका निलंबन है या फिर संजय सिंह की बात करें उनका निलंबन है, तो उनकी ओर से साफ तौर पर मांग की जाएगी कि उनके निलंबन जो है वो वापस लिया जाए। कल भी हमने देखा जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी तो विपक्षी सांसदों ने उनके निलंबन को वापस लेने की बात में की थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पंजाब के सांसदों से बात हो रही थी, कई वहां के क्षेत्रीय दलों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, स्पेशल स्टेटस की बात वो कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जो अन्य पार्टियां हैं उनकी भी अपनी मांगे हैं, वो उस पर भी चर्चा करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कल जो नए संसद भवन जो बना है वहां पर उपराष्ट्रपति जब झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त जब हमने कई सांसदों से बात की थी, फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हमने बात की थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो नया बिल्डिंग में जब हम जाएंगे वहां पर भी हम कई इतिहास रचेंगे। तो निश्चित तौर पर सभी को ये उम्मीद है कि जब नए बिल्डिंग में जाएंगे कुछ न कुछ इतिहास रचेंगे। लेकिन सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सब जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने कल सर्वदलीय बैठक में भी देखा कि कई सांसदों ने अपने अपने दल की या अपने अपने राज्यों की बात जो है वो वहां पर की। जी बिल्कुल विनीत, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। सालों से आप कवर करते आ रहे हैं पार्लियामेंट को, ये बिल्डिंग आप लगातार देखते आ रहे हैं, कल से अचानक सब बदल जाएगा, नई बिल्डिंग होगी, कल वहां से रिपोर्टिंग करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? और जो लीडर जो एमपी है वो नई बिल्डिंग में कल से शिफ्ट होंगे या कल से वहां चर्चा करेंगे, उनका क्या कुछ रिएक्शन अब तक आया है इस बिल्डिंग को लेकर? जी निश्चित तौर पर मैं भी काफी दिनों से पार्लियामेंट कवर करता हूं और वहां पर नए बिल्डिंग से में जाना और पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में शिफ्ट होना एक निश्चित तौर पर एक हम इसे कह सकते हैं कि क्रांति में है। हालांकि जब हमने लोगों से बात की, सांसदों से बात की, कल हमने फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बात किया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि नए बिल्डिंग में जाएंगे तो नई इबारतें लिखी जाएंगी, नए इतिहास को लिखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जब हम अधीर रंजन चौधरी से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कुछ खामियां थी, इसी कारण नए बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने यह बताया कि यह एक प्रक्रिया के तहत, उन्होंने कहा कि जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी तब भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, इसके बाद वह सुमित्रा महाजन में जो लोकसभा अध्यक्ष रही उनके वक्त भी इस तरह के प्रस्ताव आए थे और इसके बाद अंततः जब ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहे तब नया बिल्डिंग जो है वो बनकर के तैयार हुआ। तो निश्चित तौर पर एक नई जरूरतों के साथ ये जो बिल्डिंग है वो बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा मानक जो है वो विशेष रखे गए हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा है कि पेपर लेस पार्लियामेंट बनाने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही थी, उसमें हमने देखा कि कई बिल्स जो हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो पहले हमें प्रिंटेड वर्जन मिला करता था वो अब ऑनलाइन में मिलने लगा है। तो निश्चित तौर पर जब नए बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां पर भी अब और चीजों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर
जी निश्चित तौर पर वहां पर मैं चेंज मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम वहां के सुरक्षा व्यवस्था को भी देखें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में किया गया है और अत्याधुनिक किया गया है। जो विभिन्न उपकरण लगे हुए हैं वो अत्याधुनिक किए गए हैं ताकि सांसदों को उससे सुविधा मिले। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक बड़ा अंतर पुराने पार्लियामेंट और नए पार्लियामेंट का है वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का है। दोनों ही सदनों में अगर हम बात करें लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाया गया है, लगभग 100 से 150 लोगों जो है सांसद जो है वो अधिक बैठ सकते हैं। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर यह जो पार्लियामेंट होगा तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि सांसदों की संख्या भी जो है वो भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसको लेकर के अभी संसद को ही फैसला लेना है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो दोनों ही सदनों में बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, इस पर मनोज झा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि संसद का ये विशेष सत्र सरकार ने क्या सोच के बुलाया है यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जब संसद का सत्र आया है तो देश के सामने जो मौजूदा बड़ी चुनौतियां, देश सिर्फ राजा तेरे सुबह की जय राजा तेरे शाम की जय से नहीं चलेगा। मणिपुर के हालात क्या है, अभी कश्मीर में क्या हुआ, हालांकि उस दिन के विजुअल्स थे कि ये लोग जश्न मना रहे थे अपने पार्टी के ऑफिस में G20 का। रोजगार को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट है? हम तो सरकार से यह आग्रह करेंगे कि कमिटेड 2 दिन रोजगार पर आप अनुभव मांगिए, लोगों से कहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। इसको आप मंदिर मस्जिद की चादर में मत छुपाइए, कुछ नहीं चलेगा। रोजगार, महंगाई को लेकर के एक मैकेनिज्म विस्तृत कीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर पर जो लगातार आप हमले कर रहे हैं उसकी बात करिए। और हां प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों को सिर्फ लोक लुभावन नारे नहीं चाहिए, उनको जातिगत जनगणना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट दफा 370 का फैसला सुनाने में जरूर रखेगा कौमी मुफाद के मद्देनजर। कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस, दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुद्दी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर BJYM कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। अनंतनाग के गुडोल कुकरनाग में ऑपरेशन सुरक्षा बलों का 6ठे दिन भी ऑपरेशन जारी है। इलाके की घेराबंदी जारी, सैनिक पूरी तरह से सतर्क हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अनंतनाग के कुकरनाग से। गुडोल में ऑपरेशन इस वक्त जारी है, सुरक्षा बलों का 6ठे दिन भी ऑपरेशन जारी है। इलाके की घेराबंदी की गई है, सैनिक पूरी तरह से सतर्क है। लगातार 6 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। अनंतनाग के गुडोल कुकरनाग में ऑपरेशन जारी है। घना
जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सैनिक पूरी तरह से सतर्क है। हालांकि दूसरी तरफ से गोलीबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार अभी जारी है। तो अनंतनाग के गुडोल कोकरनाग में ये ऑपरेशन चल रहा है, जहां सुरक्षा बलों का 6ठे दिन ऑपरेशन जारी है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सेना पूरी तरह से सतर्क है। तलाशी मुहिम में सुरक्षाकर्मी जो है वो लगे हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदा मुदस्सिर के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, लगातार 6 दिन से घेराबंदी जारी है अनंतनाग के गुडोल में। इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल आजम, जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज 6ठे रोज भी जो ऑपरेशन है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आर्मी या सीआरपीएफ की बात करेंगे तो किस तरह से मुस्तैद है और चौकस है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे मिलिटेंट थे उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और जो ऑपरेशन जारी है उसको भी कंक्लूड किया जाए। और फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे वो पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है जहां पर ये हाइड आउट है कायम है और लगातार ये कोशिश रही सुरक्षा बलों की लगातार इस जो हाइड आउट है उसको जीरो इन किया जाए। और आप बखूबी विजुअल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है और कितना जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है इस एरिया की, तो कितना मुश्किल भरा ये ऑपरेशन था। और यकीनी तौर पर जो सुरक्षा बल है काफी सक्षम, काफी सतर्क है, लेकिन इस भी जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की बात करेंगे और इब्तिदा ही में ही जो जानी नुकसान उठाना पड़ा सुरक्षा बलों को, तो उसके बाद यकीनी तौर पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि मजीद एक तो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए और दूसरा जो जानी नुकसान पहले उठाना पड़ा 3 जो जांबाज अफसर थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई इस ऑपरेशन में, तो उसके बाद ये स्ट्रेटजी की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि मजीद जो जाने तल्फ ना हो और दूसरी जानिब जो ऑपरेशन है उसको भी कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और उस सिलसिले में जो भी बन सका सिक्योरिटी फोर्सेस से अंडर एसओपीज तो वो उन्होंने किया और आज 6ठा रोज है और 6ठे रोज भी ये जो ऑपरेशन है ये जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उस हाइड आउट को जीरो इन किया जाए। हालांकि जिस तरह से हमने कल देखा कि लगातार उस पर बम बरसाए गए ड्रोन के जरिए से और आखिरकार उस हाइड आउट जो है उसमें आग लग गई और वो आग की नजर हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आहिस्ता आहिस्ता जब सिक्योरिटी फोर्सेस पेशकदमी करेंगे और वो उस एरिया का जो है पूरा मुशाहिदा करेंगे और वहां पर देखेंगे कि क्या कोई मिलिटेंट वहां पे मार गिराया गया है, किसी मिलिटेंट की बॉडी वहां पर है। और उस हवाले से जिस तरह सूत्रों की बात करेंगे तो कल एक बॉडी है जो है वो रिट्रीव की गई है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है कि क्या वो मिलिटेंट है या कोई और है, तो उस सिलसिले में भी तहकीकात जो है वो जारी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये कोशिश की जाएगी आज कि ऑपरेशन आज कंक्लूड हो जाए। और जिस तरह से देखा गया कि 6 दिन हो गए इस ऑपरेशन को और इन 6 दिनों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो ये मुश्किलात है वो पेश आई होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस को। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज था वो वेदर का रहा और लगातार हमने 2 दिनों में देखा जो लास्ट 2 दिन थे कल और परसों, और बारिश की वजह से भी वो हिंड्रेंस आई इस ऑपरेशन में, काफी बाधाएं आई। और लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने जो है अपना जो ऑपरेशन है वो बारिश के बावजूद भी जारी रखा और क्लाइमेटिक कंडीशन जो यहाँ पे थी रात के दौरान सर्दी भी जो है काफी मंफी जो दर्जे हरारत है वो काफी नीचे गिर जाता है, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि ऑपरेशन काफी टफ और मुश्किल था। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की हमने बात की तो उसको मद्देनजर रखते हुए रात के दौरान भी ऑपरेशन जारी रहा और रात के दौरान भी ये कोशिश की गई कि जो पॉइंट्स है, जो एग्जिट पॉइंट्स है, उनको उन पे ग्रिप जो है बराबर जारी रखी जाए। उनको जो पकड़ बनाई है सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पकड़ को मजीद मजबूत बनाया जाए। और अगर कहीं पर ये एग्जिट पॉइंट है कोई जहां से मिलिटेंट राह फरार इख्तियार कर सकते थे तो खास तौर पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है कि वो राह फरार इख्तियार ना कर सके। और उसके लिए एक तो जो मैनुअल पावर है, जैसे मैन पावर की अगर हम बात करेंगे, उसको बढ़ा दिया गया है। मजीद रीएनफोर्समेंट जो है उनकी खिदमत तलब की गई और इसके अलावा एसडीआरएफ
पैरा कमांडोज या स्निफर डॉग्स की खिदमत जो है वो भी तलब की गई है। और दूसरा जो सबसे अहम इस ऑपरेशन में हमने देखा वो है एरियल सर्वेलेंस, और उसमें जो है ड्रोन कैमराज की मदद से ये देखा जा रहा है और पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले इब्तिदा के 4 दिनों में लगातार जो चॉपर्स गश्त करते नजर आए और पूरा जो एरिया है उसको सैनिटाइज करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज 6वां रोज बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ पे आपने हाइड हाउस का जिक्र किया, उसकी तस्वीरें भी दिखाई, वहां धुआं निकल रहा है, तो क्या इसके बाद अब फौज की पेशकदमी कुछ बढ़ी है, कुछ आगे फौज बढ़ी है, और कब तक वहां पर पहुंच सकती है जो असल मुकाम है? बिल्कुल यकीनी तौर पर जिस तरह से हाइड आउट का जो मंजर हम देख सकते हैं, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी है, तो उसमें ये सीधे तौर पर लग रहा है कि हाइड आउट जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, आग की नजर हो गया है। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि काफी मुश्किलात पेश आई इस हाइड आउट को जो है बस्ट करने में। अब फाइनल जो असॉल्ट है उसकी तैयारियां हो रही है। जिस तरह से लगातार 2 दिनों से ये कोशिश की गई कि उस हाइड आउट तक पहुंचा जाए, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि एक ये चैलेंज था कि जो पहल जो जानी नुकसान उठाना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बाद जो आला अफसरान थी, आला क़यादत है, चाहे सीआरपीएफ, फौज या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान है, लगातार इस एरिया को वो मॉनिटर कर रहे हैं, इस एरिया को विजिट कर रहे हैं और इस ऑपरेशन की जो है निगरानी कर रहे हैं। तो उसमें ये देखा गया कि सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई कि कोई डैमेज ना हो, मजीद जानी नुकसान ना हो। तो उस हिसाब से भी जो ये ऑपरेशन है उसमें देरी लगी, और ये देखा गया कि इस जो हाइड आउट को बस्ट करने में जो है काफी वक्त लगा। तो अब ये आज उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से हाइड आउट की हालत देखी जा सकती है, तो ये उम्मीद है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्स है वो पेशकदमी करेंगे और वो इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा, और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत ये देखा जाएगा कि क्या वहां पर मिलिटेंट है, उनकी डेड बॉडीज अगर मिलती है तो ये भी देखा जाएगा कि अगर मजीद मिलिटेंट है तो उनको तलाश निकलने की, उनको दबोचने की भी कोशिशें हैं वो जारी रखी जाएंगी। और वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है ऐसा लग रहा है कि आइंदा दिनों में वो जारी रहेगा। लेकिन जहां तक एनकाउंटर का ताल्लुक है, तो कल से देखा जा रहा है कि वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं हो रहा है। अगर फायरिंग हो रही है वो फौज की जानिब से हो रही है उस हाइड आउट पे, और अगर बम गिराए जा रहे हैं वो भी फौज की जानिब से। लेकिन ऐसा सूत्रों का मानना है कि वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वैसे जंगली इलाका है लेकिन आसपास आबादी है, तो जो सिविलियन है उनके लिए किस तरह के अहकाम जारी किए गए फौज की तरफ से, क्योंकि 6 दिन लगातार हो गया, 6वां दिन है जिस तरह से ऑपरेशन ये चल रहा है? बिल्कुल, मैं अयूब से कहना चाहूंगा कि वो आपको दिखाए, ये घर है, ये रेजिडेंशियल एरियाज है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो घरों के अंदर ही है। और ये जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई थी जब पहले दिन ही, यानी कि बुधवार को जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ, ये ऑपरेशन जो इंटेंसिफाई किया गया, तो उसके बाद लगातार पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई लोगों के लिए कि वो घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि इंसानी जानों का जिया ना हो, जो इंसानी जाने इसमें बच जाए, कोई जानी या माली नुकसान ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो जो हाइड आउट है ये एनकाउंटर स्पॉट है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया भी इसके बिल्कुल करीब है। तो काफी चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, एक तो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाना, और दूसरा जो यहाँ के लोग हैं उनके जानो माल का तहफ्फुज उसको भी यकीनी बनाना। तो ऐसे में देखा गया कि जो एसओपीज थे उनको यकीनी तौर पर फॉलो किया गया है, और लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि वो अपनी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करे। और इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि सिविलियन मूवमेंट जो है उसको मजीद रेस्ट्रिक्ट बना दिया जाए जब तक कि ये ऑपरेशन जो है वो खत्म ना हो जाए। और ऐसा आज लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है अब आखिरी मराहिल में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना और वक्त इसमें दरकार होगा और कब ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड हो जाएगा। चलिए मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जहां भारी बारिश से हिमाचल में आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात करके बीजेपी पर पलटवार करेगी। इस दौरान सीएम सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 बैठकें प्रस्तावित हैं।
और विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की एक बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है, यानी अब से थोड़ी देर के बाद, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।